अस्सलामुअलैकुम। मैस व्यूज़ के साथ मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक। माज़रत के साथ कल की वीलॉग नहीं मैं अपलोड कर सका, मैं लाहौर में नहीं था। इस वक्त मैं हुंज़ा के अंदर मौजूद हूँ। बहुत खूबसूरत सेहत अफ़ज़ा मुकाम, बेहतरीन माहौल, ऑक्सीजन बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर, और हम कोशिश करेंगे कि हालात और वाक़यात को बेहतर तरीके से सेटल करवा सकें। अब ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं कि जो बैठ के हम कर सकें या देख सकें, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बताने वाली हैं, कुछ चीज़ें आपको बताने वाली हैं, समझाने वाली हैं कि जो आम आदमी को समझ में नहीं आती हैं। गैप हो जाने से कई टॉपिक रह जाते हैं और यही दिक्कतें और मसाइल और परेशानियां हैं। जस्टिस काजी बेगम काजी फायद ईसा साहब ने कुछ गालबन मेरी इतलात के मुताबिक, मैंने देखा नहीं है, मैं अब ये मेरी इंफॉर्मेशन है जो मैंने गैदर्ड की है, 16 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब दाखिल कर दिया। कोई नई चीज़ मेरी इतला के मुताबिक अभी तक नहीं सामने आई है। और जो सोर्सेस ऑफ इनकम, मनी ट्रेल, अनडिस्क्लोज इनकम, उसके हवाले से स्पेसिफिक जवाब जो आने थे वो अभी तक सामने नहीं आए रिकॉर्ड में। और 13 मार्च सुप्रीम कोर्ट के सामने, और बाद में कहा कि ये हैं वो ज़राए, लेकिन वो ज़राए अभी तक सामने नहीं आ सके। बस यही कहना है कि ज़रूरी जायदाद थी, ज़रूरी आमदन थी, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, या जो कुछ भी उस जवाब के अंदर कहा गया, उसके अलावा इजाफी चीज़ें और कोई सामने आ नहीं सकी हैं। अब ये कानून बड़ा क्लियर है। जहाँ देखें, हम पब्लिक ऑफिस होल्डर के कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 9 में बार बार कहता हूँ, एसेट बियॉन्ड मीन, सोर्सेज ऑफ इनकम जो आप देखते हैं, जो बताते हैं आपको, वो आपको ज़राए बताने हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज या सलमान शहबाज, उनकी चीज़ों को अगर आप देखें तो आपको कई चीज़ें क्लैरिटी आ जानी चाहिए वो है क्या। उन्होंने कोई ब्लैक सोर्सेज या जैसे भी ये पैसा को यहाँ बनाया, वो टैक्स में डिक्लेयर ना किया। और टैक्स में डिक्लेयर जो वाइट मनी होगा, जो होगा वो तो डिक्लेयर होगा। यानी मैं स्मगलिंग का पैसा भी, अगर मैंने चोरी चकारी का पैसा भी है, अगर मैं इनकम टैक्स दे भी दूं तो वो पैसा वाइट इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए है। लेकिन जो दूसरे दीगर कवानीन है, यानी अगर कोई डकैती की है, स्मगलिंग की है, उस पर अलहदा कानून का इतलाक होगा। ये बड़ी क्लैरिटी है। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस या जूरिस्प्रूडेंस समझने की बात है, कानून की मंशा समझने की बात है। कानून की मंशा हम नहीं समझेंगे तो हमें क्लैरिटी नहीं आ सकेगी। जहां अभी तक वो ऐसी चीज़ रिकॉर्ड पे आनी चाहिए, मैंने अर्ज किया था, मिसाल के तौर पर मैंने एक और चीज़ का एक्सप्लेन की थी आपको कि हज़रत सिद्दीक वकालत भी करता है और खेती बाड़ी भी है। वकालत से आमदन इस साल कमाई 7 लाख रुपया, खेती बाड़ी से कमाई 3 लाख रुपया, तो टोटल इनकम की 10 लाख है। लेकिन 3 लाख एग्जम्प्ट है, उसे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स देना है। मैंने वो सबूत में साथ लगाऊंगा। टोटल इनकम में मैं 10 लाख लिखूंगा, 3 लाख मैं कहूँगा एग्जम्प्ट इनकम है। चूँकि ये वफाक का सब्जेक्ट नहीं है, इस पर इनकम टैक्स का इतलाक नहीं होता, ये ज़रूरी आमदन है। अगर मैं ज़रूरी आमदन लिख भी दूँ, मेरे पास ज़रूरी जायदाद ना हो, तो वो ज़रूरी आमदन कैसे तस्वर होगी। खाली लिख देने से नहीं है, वो आपको जस्टिफाई करना है। पब्लिक ऑफिस होल्डर को वो फिर सारी चीज़ें सारी एक्सप्लेन करनी है। जैसे मैं अभी बात का रबत टूट गया था, लेकिन मैं वापस आता हूँ। सलमान शहबाज, हमजा शरीफ, इन्होंने पैसा यहाँ से जैसे भी भेजा, वहाँ से टीटियाँ लगी, अल्लाह रखा, मोहम्मद बूटे के नाम से पैसा जो बाहर से भेज रहा है। और वो जब पाकिस्तानी करेंसी में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत जब कन्वर्ट होता है, तो वो आपका पैसा वाइट होता फॉर द पर्पसेस ऑफ इनकम टैक्स। और ये याद रखना बड़ा ज़रूरी है। और आपको पता है कि एमनेस्टी भी अगर लेनी हो तो पब्लिक ऑफिस होल्डर एमनेस्टी ले नहीं सकती है। इसीलिए आर्टिकल 209 बड़ा अहम है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास मिसकंडक्ट के हवाले से ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने देखने हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने यही इन्फॉर्मेशन, सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए ये मामला जो कहना था कि मेरे पास आमदन है, ज़राए आमदन है, सुप्रीम कोर्ट ने मामला एफपीआर के सामने भेजा। अब एफपीआर के सामने एक तो अब कि मेरे पास यही कुछ है, यही जो मेरी इतला है, हो सकता है इन्फॉर्मेशन गलत हो, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है, जो पिछले जवाब देखे हैं, पिछले जवाब से यही इन्फर किया है। मेरे वीलॉग्स देख लें तो क्लियर आ जाएगी बात, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और दूसरा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने पास मामला रखा, टाइम लिमिट्स दिए, इतने दिन के बाद ये मामला वहाँ जाना है। अब और एफबीआर के चेयरमैन चेंज होने पे वहाँ पर एतराज़ात रहे। अब जो कमिश्नर देख रहे हैं उस पर बायस का, एतराज़ का, ये टेक्निकलिटीज़, यानी वो बड़ी सीधी सी बात है
कि एक सीधा सा केस हो तो कौन ऑफिसर है जो बायस साबित करना है आपको। अब ये बायस इतनी आसानी से साबित नहीं हो सकेगा। बायस को साबित करने के लिए आपको मेलाफिडी को साबित करने के लिए बड़े हार्ड एंड फास्ट प्रिंसिपल्स हैं। वो आपने उस पर इल्ज़ाम लगाकर, अब चूंकि उन्होंने काम कंप्लीट करना है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, उसके मुताबिक डेडलाइन में, दी गई डेडलाइन में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, आपको पता है जुलाई भी गुजर गया और अगस्त भी गुजरने को है और टाइम थोड़ा सा रह गया है। उस टाइम के अंदर उन्होंने ये काम जो टास्क दी गई है, ये एक तरह की GIT मैं समझता हूँ इसको, इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के हवाले से। इनकम टैक्स की रिटर्न उन सालों की 2004 की, 2011-12 की अभी तक हमारे सामने नहीं आ सकी। वेल्थ स्टेट हमारे सामने नहीं आ सकी, वेल्थ स्टेटमेंट हमारे सामने नहीं आ सकी। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का रिकॉर्ड अगर जमा करवाया है, अगर दिया है, एग्रीकल्चर आमदन हुई है, उसके हवाले से वो रिकॉर्ड नहीं। अगर कोई जायदादें बेची हैं, जायदादों का ट्रेल, अब वेल्थ रिकन्सिलेशन करनी है, वो वेल्थ रिकनसाइल हुई है कि नहीं आई, वो भी अभी तक सामने नहीं आ सकी। ये रिकॉर्ड के अंदर, ये वो रिकॉर्ड के अंदर है। तो पब्लिक फिगर होने के, पब्लिक ऑफिस होल्डर होने के हवाले से आपको ये काम को मुतमिन, आप तो कह रहे हैं ना कि अवाम केस लड़ेगी। अवाम क्या केस लड़ेगी? अवाम ने जाना है कानून के मुताबिक आर्टिकल 4 और 5 को सामने रखते हुए। आर्टिकल 4 और 5 बड़ा क्लियर है। हमने बाकायदा जो जवाब फाइल किया था, जो इनकम टैक्स की रिटर्नें दी थी, वही शहजाद भट्ट का वीलॉग, मैं टीम से कहूँगा कि उस वीलॉग का जिक्र कर दें। उसमें से अगर थोड़ा सा, अगर वीलॉग में से जो इस हवाले से जो ख़ास बात हुई है वो भी इसके एंड में डाल दें या बीच में डाल दें, ये उन पे है। चूँकि मैं लाहौर में नहीं हूँ तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाना है। आप अपलोड पता नहीं किस वक्त जाके होती है। तो ये चीज़ें जब सारी रिकॉर्ड में आप आ जाएंगी तो आपको आम आदमी को क्लैरिटी आ जाएगी, आम आदमी को समझ आ जाएगी केस है क्या। सेक्शन आपको पता है 116 पड़ा, 117 पड़ा, 111 पड़ा आपके सामने अनडिस्क्लोज इनकम के हवाले से। वो चीज़ें यही बताई थी जिसे मनी ट्रेल उर्फ आम में कहा जाता है, लेकिन अभी तक कोई चीज़ सामने रिकॉर्ड के ऊपर टैली नहीं कर पाए। मिसाल मैं ज़रा एक आसान लफ्ज़ में मिसाल के तौर पर, मैं अगर 2010 की, चले इसी साल की मैं ले लेता हूँ। इस साल मैंने एक घर ख़रीदा, एक गाड़ी ख़रीदी, मैं एक बात कर रहा हूँ आपको, मैंने कोई जायदाद ख़रीदी, मैंने कोई मुल्क से बाहर के टूर विज़िट किए। मेरे पास वेल्थ रिकन्सिलेशन में पिछले साल मेरे पास मैंने जो कैश बताया, मैं इशारतन बात कर रहा हूँ कि वहाँ मैंने आपने आमदन डिक्लेयर की कोई 1 करोड़ रुपया, लेकिन मैंने साथ वेल्थ रिकनसाइल करके बताया कि मेरे पास सेविंग 1.5 करोड़ की है, आमदन 1 करोड़ की, 1.5 करोड़ की, 2.5 करोड़ रुपया मेरे पास अवेलेबल था। घर मैंने ले लिया 5 करोड़ का। अब 5 करोड़ 2.5 करोड़ में से 5 करोड़ का एक्सप्लेन करना ये है, मैं कहूँ कि मेरे वालिद ने मुझे गिफ्ट दे दिया है, अब गिफ्ट आना है चेक के ज़रिए आना है। मैं कहूँ मैंने जायदाद बेची है, जायदाद अगर बेची है तो जायदाद की तफसीलें मुझे इस दफ़ा बताने के लिए, इसे कहते हैं वेल्थ रिकनसाइल करना। और वो जायदाद मेरी इनकम टैक्स पर डिक्लेयर होनी चाहिए। यानी मैंने को डिक्लेयर की हो, गाड़ी मैंने अगर सेल की है, जब मैंने बीवी का गोल्ड डिक्लेयर सेल किया है, तो वो वहाँ पर मेरी वेल्थ रिकन्सिलेशन के अंदर, वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर वो क्लियर होनी चाहिए। तो मेरे पास तो 2.5 करोड़ ये था, बाकी तो मेरे पास कुछ नहीं था। अब 2.5 करोड़, जो 5 करोड़ की जायदाद खरीदी है, तो 2.5 करोड़ पे मेरा अनडिस्क्लोज इनकम पे मुझे उस पर टैक्स भी। अगर मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ तो ये फिर करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस कहलाएगा। सेक्शन 9 ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस अट्रैक्ट होगा और फिर उसके पता है आपको सज़ा है, 14 साल तक की सज़ा है, 10 साल की नाअहली है। जजेस के कॉन्टेक्स्ट में, जो कि अगर हम ये मामला जजेस का भी अगर नैब के हवाले कर दें तो बड़ा काम तो बहुत ख़तरनाक है। अदलिया की आज़ादी बहुत बुरी तरह मुतासर होगी। आपको पता है नैब कानून के अंदर पहले इंक्वायरी कंप्लेंट आती है, इंक्वायरी स्टार्ट होती है, फिर गिरफ्तारी 90 दिन तक की गिरफ्तारी है, 90 दिन तक का रिमांड लिया जा सकता है। और उसके बाद अगर गिरफ्तार आपकी, अगर रिमांड तो गिरफ्तारी होगी ना आपकी, तो गिरफ्तारी पर बेल बिफोर अरेस्ट होनी होती है। अगर आपने बेल पहले करवा लिया है तो बेल बाद में अगर रिजेक्ट हो जाए फिर जेल में जाना पड़ता है, फिर रेफरेंस फाइल होता है, फिर ट्रायल शुरू होता है। और ट्रायल में जो सज़ा हो, आपको पता है फील्ड और अल-अज़ीज़िया के अंदर बाकायदा नवाज शरीफ को उसमें सज़ा हो चुकी है और लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स। कानून ने अपना रास्ता इन हालात और वाक़यात को सामने रखते हुए देखना है और हमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए चीज़ों में। हमें शायद वो क्लैरिटी है नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं क्लैरिटी आ रही। और वजह यह है कि सोशल मीडिया और मीडिया पे असल हक़ाइक़ को छुपा लिया जाता है, चीज़ें सारी आवाम के सामने बताई नहीं जाती हैं। बताई जानी बड़ी ज़रूरी हैं। अगर इतना आसान काम होता तो 13 माह से जो ये मामला चल रहा था, पहले दिन ही नवाज शरीफ साहब ने पनामा वाले केस में क्या किया,
वो कहते रहे, मरियम नवाज़ कहती ये मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में कहीं जायदाद नहीं है। अब ये है वो ज़राए क्या हैं, ज़राए अभी तक सामने नहीं आ सके। वो मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में है, या पैसा आपका करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का वाइट कॉलर क्राइम के हवाले से है। मैं तकरीबन बात मैंने क्लियर कर दी है। कोई इसमें गलती या कोताही नहीं होगी, वो दानिस्ता गैर दानिस्ता तौर पर हो सकती है। इन्फॉर्मेशन जितनी मेरे पास थी मैं कोशिश करूँगा इस पर बाकायदा एक स्काइप के ऊपर वही शहजाद भट्ट के साथ इस पर यकीनन मैं बैठूँ और बैठ के आपको बता सकूँ कि हालात और वाक़यात क्या हैं। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।